हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और करंट अफेयर्स आई होप अब तो अच्छा चल रहा होगा। और नहीं चल रहा है तो आप रेगुलर वीडियो जरूर देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत मेजर रोल रहता है किसी भी एग्जाम में। आरएस में तो स्पेशली रहता है। अभी जो हम जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, उसमें ये अगली हमारी क्लास है जो है क्लास 11। अभी तक हम ऑलरेडी 10 क्लास कर चुके हैं, आज ये 11th क्लास है और इसके बाद मैक्सिमम एक क्लास और होगी। ठीक है, इसमें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कुछ राजस्थान के जो करंट इवेंट्स है उनसे रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। पहली न्यूज़ है, भारत ने दीव में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के मल्टी स्पोर्ट्स बीच खेलों की मेजबानी की। देखो, ऐसा पहली बार हुआ है। जब कभी कोई चीज पहली बार इंडिया में हो रही होती है तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। बीच गेम्स हैं, पहले बीच मल्टी स्पोर्ट्स हैं, पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर ऑर्गेनाइज हुए हैं? दीव में। दीव, ठीक है। कब हुए हैं ये? 2024 में। कौन सी बीच पर? घोगला बीच। ये बीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक सर्टिफिकेशन मिलता है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ओवरऑल द वर्ल्ड जो क्लीनेस बीचेस होती हैं, जो सुंदर भी हैं और साफ भी, स्वच्छ भी हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे ही इंडिया में 12 बीचेस को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आपको नंबर याद रखना है, टोटल कितनी? 12 बीचेस को मिला हुआ है। उनमें से दीव की घोगला बीच भी शामिल है। ये जो गेम्स हुए, बीच गेम्स, इन गेम्स में ओवरऑल जो विनर रहा है, या फिर ये बोले कि टेबल में ओवरऑल जो टॉप पर रहा है, वो है मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन रहा है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर यानी रनर अप कौन रहा है? महाराष्ट्र। एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, क्योंकि जब ये गेम्स चल रहे थे तो पीआईबी में न्यूज आ रही थी इसकी, तो हमें वहां से फैक्ट्स डायरेक्ट उठाने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है चाहे आरपीएससी का, डायरेक्ट पीआईबी से एज इट इज लाइन उठ के आ जाती है एग्जाम में। तो वहां पर एक ये भी मेंशन किया हुआ था कि जो बीच सॉशर गेम है, इसमें लक्षद्वीप विनर रहा है। बाकी गेम्स का नहीं दिया हुआ था, ये स्पेशली मेंशन था। तो हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए बीच सोशर गेम में कौन विनर रहा? लक्षद्वीप। और इसने हराया किसको है? महाराष्ट्र को। यानी गोल्ड मिला है लक्षद्वीप को और सिल्वर मिला है महाराष्ट्र को। ये जो गेम है ये अंडर 21 वालों के लिए था, यानी कि जिनकी एज 21 साल या उससे कम है वही स्पोर्ट्स पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। सॉरी, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जकार्ता में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पर है। कहां पर हुए ये? सबसे पहले हमसे पूछा जा सकता है कि ये गेम्स कहां पर हुए। कहां? जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारत इसमें फर्स्ट है, यानी टॉप पर कौन है? इंडिया। और सेकंड विनर है चाइना। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि जब इस तरह की चैंपियनशिप होती हैं तो उसमें चाइना बहुत सारे मेडल फेच करता है, लेकिन इसमें इंडिया का प्रथम स्थान रहा। टोटल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य, यानी 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। देखो, ऐसा बहुत सारे गेम्स होते रहते हैं, उनसे हम याद करने की कोशिश भी करते हैं। इसमें भारत को कितने मेडल मिले, राजस्थान को कितने मिले, अलग अलग में अलग अलग नंबर होता है। हर एग्जाम टाइम तक हम भूल जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप सभी को याद ना करके इंपॉर्टेंट करें, जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ओलंपिक पैरा ओलंपिक जब जब भी ऑर्गेनाइज हुए हैं और उस टाइम जब आरएएस का एग्जाम हुआ है तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो आपको सभी के मेडल्स रटने नहीं बैठना है, बस ये देख लो कि कौन सी प्रतियोगिता है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई। अगली न्यूज देखते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी ने महिला प्रीमियम लीग, विमेन प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जीता। ये 16 साल बाद ही खिताब मिला है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल्स को। आजकल इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनने लग गए हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जीता कौन है। इतना आसान क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ये पूछते हैं कि हराया किसको। तो हमें याद रखना है कि आरसीबी को ये टाइटल मिला है WPL का, और रनर अप कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल्स। जो टीम जीतती है, जैसे IPL होता है ना, ऐसे ही होता है WPL भी, जो टीम जीतती है उसको 6 करोड़ रुपए मिलते हैं और जो रनर अप रहती है उसको 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। आपको ये, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरसीबी की जो टीम कैप्टन है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये है स्मृति मधाना। ठीक है। इसी टीम की एक और क्रिकेटर हैं श्रेयांशी पाटिल। इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और इसलिए इनको पर्पल कप मिला। 5 लाख रुपए मिलते हैं इसमें श्रेयांशी पाटिल। और दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा, इन्होंने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। ठीक है, सिक्सर्स सबसे ज्यादा शेफाली वर्मा, विकेट सबसे ज्यादा लिए हैं श्रेयांशी पाटिल ने। जीतने वाली टीम को 6 करोड़ मिलते हैं, रनर अप को 3 करोड़ मिलते हैं। जीता कौन है? आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और रनर अप कौन रही है? दिल्ली कैपिटल्स। अगली न्यूज देख लेते हैं। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन कहाँ आयोजित हुई है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया है? कोटा में। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला लीग लखनऊ में आयोजित हुई है। इसमें दिव्या पवार को गोल्ड भी मिला है। किसमें? जूडो में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्या पवार जो है उनका संबंध किस खेल से है? किससे है? जूडो से। रवि बिश्नोई, इनका संबंध कौन से गेम से है? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। कहां से है ये? जोधपुर से। तो ये इस तरह के कभी कभार पूछ ले जाते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अगली न्यूज है दिल्ली में पैरा वर्ल्ड कप। कहाँ हुआ है पैरा वर्ल्ड कप? दिल्ली में। ये मार्च में था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम पूछी जाती है। अब देखो, इसमें 44 देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया है। कितने देशों के? 44 देशों के। और भारत ने कुल 18 पदक जीते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं, पदक याद नहीं रहते हैं, लोड नहीं लेना है। इसमें विजेता भारत के लिए अवनी लेखरा है, मनीष नरवाल, सिंहराज अधाना और रुद्राक्ष खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि हम सारे के सारे मेडल्स याद करने लग जाएंगे तो हमारा करंट अफेयर कवर ही नहीं होगा। इस सीरीज में हम ओनली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये जो सम्मेलन है विश्व सतत विकास सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये कहां पर हुई है? दिल्ली में हुई है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? टेरी, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिखा हुआ भी यही। ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज करवाया है? टेरी ने। द रिसर्च इंस्टीट्यूट
ठीक है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी, ये इसने ऑर्गेनाइज करवाया है। इसकी स्थापना, टेरी की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, ये क्या हो रहा है बीच में? टेरी की स्थापना हुई थी 1974 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और ये जो सम्मेलन है, सतत विकास सम्मेलन, इसका आयोजन 2001 से लगातार करवाया जा रहा है। अब की बार ये 23वां आयोजन था, 23rd। ठीक है, 2001 से कंटिन्यू इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। टेरी की स्थापना 1974 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका ये टेरी है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? फोकस इंक्लूड रिसोर्स एफिशिएंसी, जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है उनको बढ़ावा दिया जा सके। आपको याद रखना है कहां पर हुई है ये समिट? दिल्ली में हुई है। कब से शुरू हुई थी? 2001 से। अभी कौन सी समिट थी? 23rd। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? टेरी। टेरी की फुल फॉर्म क्या है? द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1974 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। तो ठीक है, जब कभी ऐसी न्यूज आती हैं तो हमें बैकग्राउंड भी देखना होता है, क्योंकि करंट में जो चीजें हैं उनका स्टैटिक पोर्शन पूछे जाने की काफी संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट न्यूज है गणतंत्र दिवस 2024। पूरे भारत में लगभग 1.37 करोड़ छात्र वीर गाथा 30 में भाग लिया। अब हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है ये क्या है। देखो, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को हमारे जो वीर रहे हैं, यानी कि जो उनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिला है, देखो जहां पे ये GAP लिखा हुआ है ना, वीरता पुरस्कार पोर्टल 2021, इसकी फुल फॉर्म है गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल। ठीक है, 2021 में बना था और तभी ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट वीर गाथा। अभी ये 3rd इसका सीक्वेंस था। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें इन गैलेंट्री अवार्ड, ये जो विजेता हैं, इनकी कहानियां सुनाई जाती हैं, यानी कि वीरों की गाथाएं सुनाई जाती हैं, ताकि हम आने वाली जनरेशन में राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भावना को विकसित कर सकें। ये जो ऑर्गेनाइज करवाती है वीर गाथा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो, जब कभी इस तरह की न्यूज आती है ना, जैसे वीर गाथा, तो हमारा माइंडसेट इस तरह से रहता है, जब हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सोच लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बच्चों के लिए है, यानी कि बच्चों को गाथाएं सुनानी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाएगा। ठीक है, किन की गाथाएं हैं? वीरों की, यानी गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला है उन शहीदों की या उन वीरों की है, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक योजना है पृथ्वी योजना। देखो यहां पे, एक मिनट, पृथ्वी से तो बनेगा पृथ्वी, मैं दोबारा लिख रही हूं, और VI से बनेगा विज्ञान। इसकी फुल फॉर्म क्या है पृथ्वी की? पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये योजना किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कब से कब तक के लिए? 2021 से 2026। इस योजना में 5 कंपोनेंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि पृथ्वी योजना में इनमें से कौन सा कंपोनेंट शामिल नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सा कंपोनेंट शामिल है। देख लेते हैं एक एक करके। ये जो अक्रॉस है, ये एक्चुअली 5 जो स्फीयर्स हैं अर्थ के, उनको काउंट करता है। जैसे अक्रॉस, ये एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? एटमॉस्फेयर को। ओ स्मार्ट, ये ओशियंस को। ऐसे ही पेसर, ये क्रायोस्फीयर को। सेज, जियोस्फीयर।
और ये रीच आउट जो है ये ओवरऑल सबको करेगा, यानी बायोस्फीयर। ठीक है, तो कभी हो सकता है इनमें से कोई कंपोनेंट दे लें, उनका मैच करवा लें कि जैसे ओ स्मार्ट है ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, या फिर सेज जो है ये ओशन से रिलेटेड है, तो आपसे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं। तो आपको एटलीस्ट इनकी फुल फॉर्म नहीं पता है चलेगा, लेकिन कौन सा किससे रिलेटेड है ये जरूर पता होना चाहिए। अक्रॉस एटमॉस्फेयर से ए से याद रख लो, ऐसे भी ए से एटमॉस्फेयर ही बन रहा है यहाँ पे, ओ से ओशन, यहाँ से सी से बनेगा क्रायोस्फीयर, ऐसे जी से जियोस्फीयर, और रीच आउट में बायोस्फीयर। हमने पहले जो एक और क्लास थी उसमें, क्यूबिट जो क्लास थी उसमें हमने देखा भी था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर अलग अलग तरह की पॉपुलेशन, जैसे मान लो हम ओशन के एग्जांपल ले ले, एक मछली है वो क्या है, एक इंडिविजुअल है। फिर बहुत सारी मछलियां हो जाएंगी, पॉपुलेशन हो गई। फिर बहुत सारी जैसे मछलियां हो गई और अदर जो क्रिएचर होते हैं जल में रहते हैं, तो ये सब मिलके क्या बना लेंगे, फिर कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी से क्या बनेगा, बहुत सारी कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगी, इकोसिस्टम बनाएंगी। और फिर कई सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोम बनता है, और फिर बहुत सारे बायोम मिलके बायोस्फीयर बनता है। ये सीक्वेंस मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि कई बार इनको अरेंज करना आ जाता है, लोअर टू हायर लेवल और हायर टू लोअर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। अलग अलग तरह की पॉपुलेशन के लोग या फिर कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। फिर कई सारी कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगी, इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम से क्या बनता है, बायोम। और बायोम से फिर क्या बनेगा, बायोस्फीयर। तो ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज ही आप याद रखना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे, अब देखो यहां पर केबल आधारित है, अब ऐसे वर्ड्स को ध्यान में रखना है। आपने हो सकता है कि सबसे लंबा जो ब्रिज है वो और पड़ा होगा, सेतु, और यहां पर लेकिन है केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। तो यहां से दो चार चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो सुदर्शन सेतु कितना लंबा है, 2.32 किलोमीटर, 2.32 किलोमीटर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये किसको जोड़ता है, ओखा और बेट द्वारका को। कहां पर है ये, गुजरात में। बेट द्वारका को ओखा से जोड़ता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसे सिग्नेचर ब्रिज भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपको सिग्नेचर ब्रिज नाम देकर पूछ ले कि सिग्नेचर ब्रिज किन दो भागों को जोड़ता है, तो तब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपने सुदर्शन सेतु पढ़ा हुआ होगा, फिर आपको याद नहीं आएगा कि ये तो नया क्वेश्चन आ गया। तो इसी का, सुदर्शन सेतु का ही दूसरा नाम क्या है, सिग्नेचर ब्रिज। अभी इसका उद्घाटन हुआ है। ये भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं करनी है, पढ़ना है, पढ़ लेना। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक लिखे हैं, श्री कृष्ण भगवान के चित्र हैं, कहीं राम के होते हैं, कहीं मतलब रामायण महाभारत इनसे रिलेटेड रहते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अगली न्यूज है, श्रीलंका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, देखो गीता कहाँ लिखा गया, हरियाणा में, सॉरी भागवत गीता कहाँ लिखी गई, कुरुक्षेत्र। किसने लिखी है, क्यों लिखी है, महाभारत क्या था, कहाँ हुआ, कब हुआ, सब नॉलेज आपको पता है। अपने टॉपिक भी है एक, भागवत गीता किसमें है ये, एथिक्स में। तब आपको डिटेल से पढ़ना है, निष्काम कर्म योग करना है फिलहाल तो। निष्काम कर्मयोग।
पढ़ने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन करने में अच्छा नहीं लगता। जैसे ही हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, हमें लगता है कि जो पढ़ाया है उसी में से सब कुछ आ जाए। नहीं आता है। आरपीएससी है ये, 2-4 क्वेश्चन तो अलग से पूछेगी ना, फिर इसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहेगा। सब चीजें, अब ये जो दावे हैं ये झूठे होते हैं कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से 100% क्वेश्चन आ गए। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, वो आउट ऑफ ट्रेंड बोलेंगे। हमारे दिमाग में एक ट्रेंड फिक्स होता है कि ये वाला जो ट्रेंड है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हम उसी तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1-2 क्वेश्चन अलग लगते हैं, फिर वो या तो हमें आउट ऑफ सिलेबस लगने लग जाए, लेकिन होता क्या है वो एक्चुअली आउट ऑफ ट्रेंड होते हैं, हम उस ट्रेंड को पकड़ नहीं पाते। तो ये जो निष्काम कर्मयोग है इस पे अभी फोकस करना है आपको। फोकस क्या करना है, जो भी करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो, साथ साथ उसको रिवाइज करते रहो, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि फल हमेशा मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी आपको पढ़ना है कि ये गीता, कांट, प्लेटो सब कौन फल की कामना, कौन कहता है कि फल अवश्य मिलेगा, कौन कहेगा कि फल की संभावना है, मिले ना मिले अलग बात है। तो वो तो हम बाद की बातें हैं, प्री होने के बाद डिस्कस करेंगे ऐसी चीजें तो। लेकिन फिलहाल हमें याद रखना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, ये इसका आयोजन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। यानी वित्तीय सहायता कौन देता है, कुरुक्षेत्र बोर्ड देता है। कहाँ आयोजित हुआ ये, श्रीलंका में, पहली बार हुआ है श्रीलंका में। इससे पहले लंदन में भी हो चुका है, कई सारी कंट्रीज में हो चुका है। एक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र में भी ऑर्गेनाइज होता है, और उसमें एक थीम भी रहती है। थीम में क्या, एक कंट्री को शामिल करते हैं और एक स्टेट। तो इस बार जो हुआ था उसमें कंट्री थी तंजानिया और स्टेट था ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रपति ने राजस्थान के बेणेश्वर धाम में आदिवासी महिलाओं को संबोधित किया। देखो बेणेश्वर धाम है ना, आरपीएससी का, आरएसएसएमबी का, दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये कहाँ पर है, कौन सी नदियों के संगम पे है मेला भरता है, संत मावजी, इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आगे भी उतनी ही संभावना है पूछे जाने की। तो एक तो आपको पता हो बेणेश्वर धाम ये है डूंगरपुर में, साबला तहसील में है, नवाटापरा गांव में। नवाटापरा गांव है, इसको कई लोग नवाटापरा भी बोलते हैं और कई नवाटापरा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंशिएट कर लीजिएगा। साबला तहसील में, डूंगरपुर में, नवाटापरा। कौन सी नदियों के संगम पर है, सोम, माही और जाखम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोम, माही, जाखम का संगम कहाँ होता है, बेणेश्वर। बेणेश्वर है कहाँ पर, डूंगरपुर में। इसका जो मेला भरता है वो कब भरता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये भरता है माघ पूर्णिमा। मेन जो मेला है माघ पूर्णिमा को, और वैसे एकादशी से पूर्णिमा तक। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम बहुत सारे मेले पढ़ते हैं, अलग अलग मेले, तो कौन सा मेला किस महीने में लगता है, तो ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये फरवरी में होता है। कब होता है, फरवरी में। फिर भी याद नहीं रहे तो बहुत ही आसान ट्रिक है, ये माही नदी है, मां से ही माही है और मां से ही माघ, और शुक्ल पक्ष में भरता है। कौन से पक्ष में भरता है, शुक्ल पक्ष। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखो ऐसा इसलिए बताया है मैंने, आई थिंक 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2018 या 21, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 2018 था, उसमें गोगा नवमी पूछा था। अब सभी को पता है गोगा नवमी है तो नवमी को ही भरेगा, भाद्रपद में भरता है ये भी सभी को पता था।
लेकिन इसमें पक्ष पूछ लिया, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, यहाँ पे आके हम ढेर हो जाते हैं। ढेर क्यों होते हैं? क्योंकि हम हमारे कल्चर से अभी ज्यादा जुड़े नहीं रह पाते, हम चीजों को किताबों में पढ़ते हैं, हम एक्चुअल लाइफ में ऐसे नहीं बोलते। अब जैसे आप घर में मम्मी से, दादी से, नानी से सुनेंगे ना, तो आपका जन्म भी वो ऐसे ही बताएंगे कि आप फागुन में हुए थे, आप अश्विन में हुए थे, सावन में हुए थे, मतलब जन्मदिन भी ऐसे ही याद रखती है। मेरी मम्मी एक्चुअली ऐसा याद रखती है कि मेरा जन्म इस मंथ में हुआ था। तो आपको ये याद रखने चाहिए, जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है, कौन सा फेस्टिवल आया है, कब कौन सा हिंदी का महीना चल रहा है, वो हमें पता चलना होना चाहिए। तो यहाँ पे माही से हमें याद रखना है माघ, माही, माघ, माघ पूर्णिमा। अब ये माघ पूर्णिमा याद रह जाएगा ना, तो भी आपका जो कंफ्यूजन का है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पूर्णिमा है तो इसका मतलब ये शुक्ल पक्ष में भरता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। इसके अलावा इसको वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। ये इसमें आपकी स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये वागड़ का पुष्कर। ये जो बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर संत माओ जी ने लगभग 300 वर्ष पहले तपस्या की थी। 300 साल पहले संत माओ जी ने तपस्या की थी। संत माओ जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ये जो बेणेश्वर धाम पर मेला लगता है, ये शिव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव जी को। लेकिन इस मेले में जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट देवता हैं वो हैं विष्णु। कौन है? विष्णु। विष्णु को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो संत माओ जी थे, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। मेरी हिस्ट्री बहुत वीक है, कल्चर भी थोड़ा वीक ही है, तो आप मुझसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज है, राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में बना हुआ है। ये भारत का पहला विधानसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। इससे पहले दिल्ली में बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, उसी की तर्ज पर जयपुर में बना है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। मेंबरशिप ले सकते हैं, चालू हो गई है, मतलब ये ओपन हो गया है। 50,000 से 7 लाख रुपए तक की किसी भी तरह की मेंबरशिप आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो जयपुर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है, जो जयपुर में है उनको पता भी होगा, जो कभी कभार आए हैं उनको पता होगा कि ये विधानसभा है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना हुआ है और दूसरी तरफ एमएलएज के क्वार्टर्स बने हुए हैं ज्योति नगर में। ये जो बनाया है वो बनाया है हाउसिंग बोर्ड ने। हाउसिंग बोर्ड ने इसको बनाया है। नेक्स्ट है, आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को अनुच्छेद 317 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा निलंबित किया गया है। अभी सस्पेंडेड चल रहे हैं बाबूलाल कटारा। जब आप आरपीएससी की साइट खोलकर देखेंगे, वहां पर भी लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ मिलेगा सस्पेंडेड। जब मेंबर्स की इंफॉर्मेशन है, फोटोज लगे होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 7 मेंबर्स। अभी जो चेयरमैन हैं वो फुल फ्लेज चेयरमैन नहीं है, कैलाश चंद मीना को एक्टिंग चेयरमैन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इनका फोटो आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा, एज ए चेयरमैन और सदस्यों वाली लिस्ट में भी मिलेगा। बाकी जो बाबूलाल कटारा है उनके नीचे सस्पेंडेड लिखा हुआ मिलेगा। अभी ये अध्यक्ष संजय सोत्री रिटायर हो चुके हैं, ये आपको याद ही नहीं रखना है। अभी कौन है एक्टिंग? कैलाश चंद मीणा। संगीता आर्य है, जसवंत राठी, इनका निधन हो चुका है तो इनका पद है ये अभी खाली है। मंजू शर्मा,
कर्नल केसरी सिंह राठौड़ और प्रोफेसर अयूब खान। ठीक है, तो ये आज की हमारी स्लाइड्स थी। हमने देखा है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स अभी न्यूज़ में थे, कौन से करंट इवेंट्स थे। अभी एक क्लास और होगी, उसके बाद आपका जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अप्रैल, मई और जून का करंट अफेयर देखेंगे। अभी ये जो स्लाइड्स हैं ये डायरेक्ट जो हमारी मैगजीन है उससे उठाई हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अगली जो पीपीटीज होंगी उसमें आपकी प्री ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन ही होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होगी, क्योंकि इसमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे होते हैं, हालांकि इस स्लाइड में नहीं है। तो आगे हम चेंजेस करेंगे अप्रैल, मई, जून वाली में। अभी इसकी एक क्लास और है, वो क्लास हम नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। थैंक यू।